नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का। अब की बार मेंस पार सीरीज में और हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते होंगे कि इस समय जो परीक्षाएं हैं वो अब धीरे धीरे करीब आ रही हैं। जिनको यूपीएससी देना है, प्रीलिम्स देना है, वो बच्चे वहाँ लगे हुए हैं। जिनको मेंस लिखना है और जिसको इस बार पीटी फिर से देना है 2025 का, तो उनके लिए भी अभी जो अवसर है वो मुख्य परीक्षा को पढ़ने का है। और हमारे संस्थान के द्वारा भी यही प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों के अंदर जो मुख्य परीक्षा को लेकर के समस्याएं रहती है, आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, तो उस पर हम लोग काम करें और वो जो समस्या है उसका निराकरण करें। इसके तहत देखिए हमारा क्या है, प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे चीज़ें आती रहती हैं। और यहाँ हम करते क्या है कि मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक दिन जो है वो हर पेपर से क्वेश्चन कराते रहते हैं। एक मिनट ज़रा होल्ड करिएगा। तो मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक दिन जो है वो क्वेश्चन कराते रहते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को जो है वो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है और इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है शाम को 4 बजे। तो इसके माध्यम से हमारा प्रयास वही रहता है कि जितने भी आपके जीएस के पेपर हैं 1 से लेकर के 6 तक यूपी पीसीएस में, वो हम कवर कराएं। और वो कवर ही ना कराएं, मतलब आपको यहाँ आंसर राइटिंग लिखना सिखाएं कि कैसे लिखा जाता है। तो आप इस समय पे तो ज़रूर अवेलेबल रहें, चैनल को विजिट करें, देखें, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है आप लोगों के लिए। अब आइए अपना प्रश्न देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के कारणों की पहचान कीजिए। आपके मतानुसार पूर्वोत्तर के उग्रवाद की समस्या का क्या हल हो सकता है, चर्चा करें। ये देखिए, ये आंतरिक सुरक्षा से ये टॉपिक है, आंतरिक सुरक्षा, और उसके तहत ये प्रश्न है, जीएस पेपर 3 से संबंधित है और ये 12 अंक का है। तो सबसे पहले तो जब भी आप प्रश्न को करिए, चाहे वो टेस्ट सीरीज के प्रश्न हो, चाहे जब आप मुख्य परीक्षा में बैठिए, तो सबसे पहला काम है कि प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो आप इसमें पढ़िए कि पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के कारणों की पहचान कीजिए। मतलब पहले तो ये कह रहा है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है वहाँ यदि उग्रवाद है तो उग्रवाद के क्या कारण हैं उनकी आपको पहचान करना है। फिर आपके मतानुसार पूर्वोत्तर के उग्रवाद की समस्या का क्या हल हो सकता है, मतलब कारणों की आपको पहचान करना है, फिर उसकी समस्या को बताना है। यही प्रश्न है, बहुत सीधा सीधा प्रश्न है। और देखिए इसी तरीके से के जो प्रश्न हैं आपकी मुख्य परीक्षा में आते भी हैं। बस ये ध्यान रखना है कि प्रश्न को खूब ध्यान से पढ़ करके वो कितने डायमेंशंस में पूछा गया है वो बताना है और प्रत्येक डायमेंशंस को संतुलित तरीके से, व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध तरीके से जो है वो लिखना है। ये नहीं है कि पहले भाग में हम जो है अगर 3 पेज में उत्तर लिख रहे हैं तो 2.5 पेज में पहले भाग में ही लिखते चले गए और उसके बाद हमको बाद में याद आया अरे दूसरा भी पार्ट है, तो दूसरे पार्ट में 2-3-4 लाइन में आप करके आ गए। तो विश्वास मानिए ये आंसर राइटिंग का अप्रोच बहुत गड़बड़ होता है। ऐसे नहीं करना है आपको। 1.5 अगर 3 पेज में लिख रहे हैं, 12 अंक का है, तो 1.5 जो है पेज अगर इसमें दे रहे हैं तो उतना ही कमोवेश दीजिए, फिर निष्कर्ष लिखिए। तो चलिए हर बार की तरह एक छोटी सी आप भूमिका बताइए कि भारत में राज्यों की निर्माण प्रक्रिया के दौरान असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय जैसे सीमावर्ती उत्तर पूर्वी राज्यों में अनेक निर्जातीय अलगाववादी जो है वो विद्रोह हुए। मतलब आप बता रहे हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जैसे जैसे राज्यों का जो निर्माण हुआ उस निर्माण क्रम में ही जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहाँ जो है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो है वो संघर्ष होता रहा, चाहे वो निर्जातीय हो, चाहे वो भाषाई हो, चाहे जाति हो, चाहे धार्मिक हो। कई कारण हैं उसके मतलब होने की, उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे ही। तो वही आप जो है एक थोड़ी सी झलक दिखा रहे हैं। और भूमिका जो होती है वो आपकी मतलब ऐसे परिचयात्मक होती भी है। हम जनरली जब कॉपी चेक करते हैं तो बहुत से बच्चों के साथ हम ये देखते हैं कि वो भूमिका न लिख करके भूमिका में ही वो निष्कर्ष लिख देते हैं।
और ये अप्रोच बहुत गंदा है। भूमिका हमेशा परिचयात्मक होती है। आपका जो भी की पॉइंट है उसको पकड़िए और थोड़ा सा ही उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, वही आपकी भूमिका हो गई। भूमिका के लिए कुछ नया सोचना नहीं है। और ये चीज़ें अभी आपको इसलिए ज़्यादा कठिन लगती हैं क्योंकि आप जो है आंसर राइटिंग करते नहीं हैं। जैसे जैसे आप आंसर राइटिंग करते जाएंगे, इसमें सहज होते जाएंगे और फिर आपको ये सब चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी। फिर आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो है वो समस्याएं बनी हुई हैं, जिसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। आज भी आप देख रहे होंगे कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। अभी हाल ही में आप इधर विगत वर्षों में आप देख रहे होंगे 1.5 से करीब मणिपुर जो है वो हिंसा के चपेट में है और व्यापक स्तर पे। उधर तो वहाँ की जो सरकार थी उसको नियंत्रित करने में विफल रही एन बीरेन सिंह की, और फाइनली जो है उन्होंने अभी इस्तीफा दिया और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और अगर आप मणिपुर के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो हमारे द्वारा पहला जो वीडियो ही बनाया गया था वो मणिपुर की हिंसा को लेकर के था कि उसका इतिहास क्या था, उसका भूगोल क्या, मैंने सारी चीज़ों को सारे डायमेंशन से कवर किया है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो वो बहुत अच्छे से मैंने कराया है, तो आप लोग उसको देखिए। फिर आप जिसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, तो आप जो है कारणों पे उतर जाइए और देखिए बहुत ज़्यादा भूमिका में शब्द नहीं खर्चा करना है, भूमिका में ही आप जो है प्रश्न पे उतर जाइए। और सबसे पहला जो कारण है सांस्कृतिक, नृजातीय, भाषाई एवं धार्मिक विविधता। तो इसके कारण पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच आपसी जो है वो टकराव होते रहते हैं। यहाँ के लोगों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाती है क्योंकि इन्हें लगता है कि इन पर भारतीयता को जो है वो जबरन थोपा गया है। आप सभी जानते होंगे कि जब मैंने भारत के एकीकरण वाला टॉपिक पढ़ाया था और उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था कि भारत के एकीकरण में पटेल की भूमिका। तो चूंकि जब अंग्रेज गए तो भारत को टुकड़ों में दे करके गए थे और वहाँ भी शर्त थी कि जो ये टुकड़े थे, जो ये रियासतें थी, करीब करीब 562 रियासतें थी, उनको ये अधिकार था कि आप पाकिस्तान में मिल जाइए, भारत में मिल जाइए, या तो स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखिए। तो बहुत ज़्यादा तो ये चाह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहें। तो यही एक बड़ा कारण था कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के भी जो है हमारे जो नीति नियंता थे, जो हमारे उस समय के राजनेता लोग थे, वो बहुत ध्यान दे नहीं पाए क्योंकि उनको ये लगता था कि पहले जो भारत की जो मेन चीज़ें हैं भाई, जो बड़ी बड़ी चीज़ें उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको तो हम मेंटेन कर ही लेंगे। लेकिन वो फिर बाद में उपेक्षित रह गया और वहाँ के लोगों को लग रहा था कि भारत जो है वो न तो हमसे सांस्कृतिक रूप से जुड़ा है, न तो सामाजिक रूप से हम उससे जुड़े हुए हैं, और आर्थिक सहायता भी नहीं मिल पा रही है। तो वो थोड़ा सा भारत को लेकर के उनके मन में बेकार भावनाएं आई और उन भावनाओं को थोड़ा सा और भड़काने का काम किसने किया? तो चाइना ने किया, और चाइना अभी भी निरंतर प्रयास करता जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो इस पॉइंट के माध्यम से ये आप बता सकते हैं। फिर जाति एवं भाषाई विविधता, यहाँ कई अनुसूचित जनजातियाँ हैं और उनकी अलग अलग जो हैं वो बोलियाँ हैं। देखिए है तो यहाँ मैक्सिमम एसटी ही, मतलब अनुसूचित जनजाति के ही लोग हैं, लेकिन ये आपस में ही जो है वो अलग अलग है, मतलब बटे हुए हैं, इनमें जो है एकता नहीं है। अब जैसे ये लोग अपनी पहचान, संस्कृति और भाषा को बचाए रखने के लिए आपस में ही लड़ते रहते हैं। जैसे मिसिंग है, बोडो है, दिमासा है, कुकी है, गारो है, खासी है, नागा है, ये सब जो जनजातियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट देखिए तो कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटे छोटे ही स्टेट है, लेकिन इसमें भी क्या है कि जो जनजातियां हैं वो अलग अलग हैं और इनकी अपना कल्चर है, अपनी भाषा है। तो ये आपस में ही जो है वो लड़ते रहते हैं। फिर यहाँ जो अगली बड़ी समस्या है वो घुसपैठ की समस्या है। मतलब पूर्वोत्तर के राज्य बांग्लादेश एवं म्यांमार आदि के साथ सीमा साझा करते हैं, और चीन भी आप लिखिए। हालांकि चीन से उस तरीके का घुसपैठ तो नहीं होता है जैसा म्यांमार से होता है या बांग्लादेश से होता है। चीन तो यहाँ चीज़ों को आसान करने का प्रयास करता है, वो वेपन्स के माध्यम से या यहाँ जो विद्रोही गुट हैं उनको सहयोग देता है। तो ये चीज़ें हैं करते हैं। अतः इन राज्यों में अवैध घुसपैठ ने आर्थिक,
सामाजिक एवं सांस्कृतिक तनाव को जो है वो उत्पन्न किया है। देखिए, जहाँ भी अवैध माइग्रेशन होगा तो वो जाएंगे तो वहाँ के संसाधनों पर प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा साधन संपन्न है, अगर कुछ घुसपैठी आ भी जा रहे हैं तो वो उसको समाहित कर लेगा। तो एक तो आर्थिक संसाधन चूँकि सीमित है तो उन पर प्रभाव पड़ रहा है। अब जो घुसपैठी हैं वो दूसरे जाति धर्म को मानने वाले हैं, तो ये जातीय टकराहट भी होती रहती है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि असम में जो है एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित है और इसके लिए विरोध करता रहता है। तो आप ये बताइए, घुसपैठ की समस्या, फिर विकास का अभाव। देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र वैसे तो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, जैसे औषध वाली वनस्पतियां, बांस इत्यादि, किंतु यहाँ आधारभूत ढांचे का विकास नहीं हो पाया है। देश के अन्य भागों से दूरी तथा सरकारों द्वारा उपेक्षा भाव अपनाए जाने के कारण यह भूभाग विकास की मुख्य धारा से जो है वो कट गया है। क्योंकि यहाँ जो है वो उग्रवाद के एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ जो है प्रॉपर वे में आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं हो पाया है। और विकास नहीं होने का एक बड़ा कारण है कि जो पहला कारण तो यही है कि जो हमारे राजनेता थे उनका एक तरीके से जो राजनीतिक एजेंडा था तो उसमें जो है नॉर्थ ईस्ट उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में था ही नहीं आज़ादी के बाद। इसको तो जो है हम 1990 के बाद इस पे ध्यान देना शुरू किए, जो सरकारें थी, तत्कालीन सरकारें थी, और वर्तमान समय पे तो इस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और देखिए, सरकारों का भी दोष नहीं था उस समय, चूँकि हम 200 साल की औपनिवेशिक गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे, तो ऐसी स्थिति में जो है सारी चीज़ों को मेंटेन करना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। तो भारत के और भी जो है हिस्से उपेक्षित रहे, ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्थ ईस्ट रहा, लेकिन यह इसलिए ज़्यादा रहा कि ये सांस्कृतिक रूप से भी थोड़ा सा भारत के अन्य भाग से भिन्न है। तो यहाँ जो है सांस्कृतिक बिखराव भी रहा, जातीय विविधता तो यहाँ रही ही। तो ये सारे जो कारण थे ये समस्या ग्रस्त थे। फिर जन समर्थन, यहाँ के लोगों ने अपनी क्षेत्रीय, जातीय एवं भाषाई अस्मिता को बनाए रखने के लिए उग्रवादी संगठनों का समर्थन भी किया। मतलब जैसे असम के लोगों ने वहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण उग्रवादी संगठन है उल्फा, तो उल्फा के जो नेता थे या जो उसके लड़ाके थे उनको ये लोग सपोर्ट भी करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये हमारे हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और कोई भी उग्रवादी संगठन है वो तभी पनप सकता है जब उसको सोसाइटी में जो है स्वीकारोक्ति प्राप्त हो, मतलब सोसाइटी के लोग चाह रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी अगर जहाँ ये सब फल फूल रहे हैं वहाँ के लोग अगर नहीं चाहें तो ये कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और ये काम भी ऐसा करते हैं कि सोसाइटी के लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो हमारे लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, और इसीलिए इनके प्रति एक हीरो वाली जो भावना होती है समाज में वो होती है। और ये तब और ज़्यादा बढ़ती जाती है जब सरकारें उदासीन होती हैं। हालांकि अब ये चीज़ें टूट रही हैं, और ये इसलिए टूट रही हैं कि सरकार जो है नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, जो पूर्वोत्तर भारत हमारा है उसको लेकर के बहुत ही आकर्षक आर्थिक सांस्कृतिक नीतियों का जो है वो तालमेल बना करके काम कर रहा है। और इसीलिए देखेंगे कि आर्थिक गतिविधियों को वहाँ बढ़ाया जा रहा है, और सांस्कृतिक, वहाँ की जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उसको नेशनल स्तर पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो प्रोत्साहित किया जा रहा है। मतलब वहाँ के कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जा रहा है ताकि वो न केवल देश विदेश में जाएं और चीज़ों को समझें और एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करें। तो ये प्रयास हो रहा है, हालांकि ये तो प्रयास के तहत चला जाएगा। तो जैसे असम में उल्फा, नागालैंड का नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड आदि। और आपको भी ऐसे कुछ उदाहरण देने हैं। यदि कुछ उग्रवादी संगठन की आप बात कर रहे हैं तो उनका नाम भी जरूर लिखें, क्योंकि इससे ये होता है, परीक्षक को ये लगता है कि जो स्टूडेंट है वो चीज़ों को जान रहा है। क्योंकि देखिए, आप मुख्य परीक्षा लिखने जाएंगे, कमोबेश सारे बच्चों को जानकारी तो होती है, कोई भी पीटी पास करके जा रहा है तो वो इतना फैक्ट तो जान ही रहा है कि उसका उपयोग कर सके। और ये फैक्ट ही हैं जो आपके दावे को, जो आपके कोई भी आप दावा कर रहे हैं तो उसको जो है वो प्रमाणित करते हैं।
और जब तक आप अपने दावे के पक्ष में उदाहरण नहीं देंगे, तथ्य तर्क नहीं देंगे, तब तक आपका उत्तर जो है वो कहानी की तरह लगेगा और कहानी लिख के आने से नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा बहुत उदाहरण देने की ज़रूरत होती है। और देखिए, हम हमेशा कहते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट पढ़ के जाइए, क्योंकि फैक्ट की परीक्षा जो है वो प्रीलिम्स में होती है, मुख्य परीक्षा में फैक्ट की परीक्षा होती ही नहीं है। आपको वैसे भी कमीशन जो है फैक्ट प्रीलिम्स में खूब पढ़वा लेता है, केवल आपको उनका स्मार्ट जो है उपयोग करना है। कहाँ? अपने मेंस आंसर राइटिंग में। देखिए, थोड़ी सी सूचना देख लीजिए मेंस टेस्ट सीरीज को लेकर के, और इससे जुड़िए, क्योंकि यहाँ जो है हम डेली जितने भी हमारे बैच हैं 1 से लेकर 6 तक चल रहे हैं, प्रत्येक दिन क्वेश्चन देते हैं, फिर जो है प्रत्येक दिन क्वेश्चन देते हैं, फिर इसको जो है आपको लिख करके दिखाना होगा, और उसी दिन जो है 8 बजे तक कॉपी दे दी चेक की जाएगी, मॉडल आंसर दे दिया जाएगा 10 बजे तक, और फिर अगले दिन का क्वेश्चन भी आपको एक दिन पहले ही दे दिया जाएगा, और फिर जो है आपको 5 बजे तक दिखाना है। तो हमारे 2 बैच चल रहे हैं। एक तो हमारा फुल बैच है जिसकी फीस मात्र 4,999 रुपये है, और एक अभी हमारा स्टार्ट हुआ है। यदि आपको कोई एक बैच लेना हो तो भी आप ले सकते हैं। ये हमारा जो है पेपर 6 का बैच शुरू हुआ है, और इसकी फीस 999 रुपये है। अभी ये 18 फरवरी से ही जो है वो शुरू हुआ है। तो आप लोग जो है इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करिए। ऑफिस के लोग और डिटेल से बताएंगे। देखिए, इसी तरीके से आपको PDF में अपने उत्तर को भेजना होगा, और संस्थान के द्वारा प्रत्येक प्रश्न का बहुत गहनता से मूल्यांकन किया जाएगा। जो भी कमी रहेगी वो बताया जाएगा। अगर 1 नंबर भी, आधा नंबर भी आपका कटा है तो क्यों कटा है ये बताना होता है, और सारा देखिए बताएगा। यदि 8 में 2.5 नंबर पाए हैं तो क्यों पाए हैं, इसके पीछे देखिए यहाँ पूरा कमेंट किया गया, यहाँ कमेंट किया गया, यहाँ कमेंट किया गया, ये सारे कमेंट किए गए हैं इसी तरीके से। और उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो आपको उसी तरीके से मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कमेंट करके ही छोड़ा जाएगा, आपको मॉडल उत्तर भी दिया जाएगा। और इसके द्वारा हमारा ये प्रयास रहेगा कि जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएं तो 5 पेपर से कम 6 पेपर से, GS 1 से लेकर 6 तक से आपके पास प्रत्येक टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न हो, और करीब करीब 500 प्रश्नों का संग्रह हो, जिसे आप अपने परीक्षा में अगर कायदे से पढ़ के भी गए तो बहुत अच्छा करके आएंगे। तो इससे जुड़िए। इसका नंबर है 7303307507। ये नंबर है, आप लोग यहाँ संपर्क करिए और इससे जुड़िए। फिर अन्य कारण, देखिए जो मेजर कारण थे वो तो आपने पीछे बताया ही। अब कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे सुशासन की कमी एवं भ्रष्टाचार। भाई, भ्रष्टाचार तो हर जगह है, भारत के कोने कोने में व्याप्त है, भारत के नहीं विश्व के भी कड़ कड़ में व्याप्त है। तो अब ये है कि कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है। भारत जैसे विकासशील देशों में, पाकिस्तान, ये सब जो नए अभी जो आज़ाद हुए देश है, यहाँ ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। इसलिए ज़्यादा पाई जाती हैं कि हम आप अभी बहुत ज़्यादा अपने अधिकारों को लेकर के अवेयर नहीं हैं। तो ये समस्या नॉर्थ ईस्ट में और भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो वैसे भी समाज के मुख्य धारा में सदियों से कटे हुए हैं, और अभी वहाँ जो है एजुकेशन की पहुँच उस तरीके से नहीं हो पाई है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर चीन द्वारा घुसपैठ एवं यहाँ के उग्रवादी संगठनों को वित्त एवं हथियार से मदद। एक बड़ा प्लेयर है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब किए रहता है, और विशेषकर अरुणाचल प्रदेश को, वो चीन है। और चीन अरुणाचल प्रदेश में नहीं, अगर देखा जाए तो नागालैंड, मणिपुर, सब जगह कि जो उग्रवादी संगठन है उसको अगर आर्थिक सहायता दे रहा है तो चीन ही है, क्योंकि बर्मा या बांग्लादेश की वो हैसियत नहीं, वो कुव्वत नहीं है कि भारत से इस तरीके से चीज़ें कर सके। लेकिन चाइना चूँकि वो चाहता है कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का नेता ना बने, तो उसको रोकने के लिए उसका ये प्रयास होता है कि अपने ही आंतरिक मामलों में उलझा रहे, और ये सरकारें करती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि चीन पहला ऐसा देश है जो भारत के साथ कर रहा है, ये सरकारें करती हैं, और इसी को कूटनीति कहते हैं कि मतलब हम बढ़ेंगे, वो किसी कीमत पे बढ़ेंगे, हम आपको गिरा के भी बढ़ेंगे। तो उसके लिए भारत को तैयार होना चाहिए,
और चूंकि नॉर्थ ईस्ट भी हमारा ही अंग है, हमारा ही एक तरीके से हमारे ही शरीर का हिस्सा है, और कोई शरीर तभी जो है वो स्वस्थ रहेगा, विकास करेगा, जब उसके प्रत्येक अंग सही रहे। तो हमको ऐसी रणनीति बनानी होगी, और वो अभी हम आगे बताएंगे समाधान सुझाव के तहत। तो चीन की भी भूमिका को दिखाइए। फिर सुरक्षा बलों की ज्यादतियाँ तथा मानवाधिकारों का जो है वो हनन। आप देख रहे होंगे कि जो सुरक्षा बल हैं कभी कभी वो भी मानवीय कृत्य करते पाए जाते हैं, कभी आप न्यूज़ में देखते होंगे, और वो वहाँ की ह्यूमन राइट्स का भी जो है वो वॉल्यूशन कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बता दीजिए। फिर अब जो अगला है, आपने 6 अंक के तहत जो आपका काम है वो हो गया है कि उग्रवाद के कारण क्या है। और हमको लगता है कितना हम विस्तार से बताए हैं कि इससे ज़्यादा आपको ना तो लिख के आना है, ना तो स्कोप है लिख के आने का, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा लिखने का मोह पालेंगे तो फाइनली आपका लास्ट में जा करके प्रश्न छूट जाएगा। और अगर प्रश्न छूट रहा है मुख्य परीक्षा में, तो आप समझ लीजिए मुख्य परीक्षा की दौड़ से जो है वो अपने आप को बाहर कर रहे हैं। फिर समाधान है, सुझाव को देखिए। तो सबसे पहला सुझाव है कि बुनियादी ढांचे का विकास, जैसे सड़क, रेलवे एवं एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, और ऊर्जा तथा संचार नेटवर्क का जो है वो विकास करना। भाई अगर वहाँ हमको विकास को बढ़ाना है, तो अगर विकास होगा तो वो कैसे होगा? जब वहाँ की आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, मतलब वहाँ सड़कें रहेंगी, रेल कनेक्टिविटी रहेगी, रोड कनेक्टिविटी रहेगी, और ऊर्जा के संसाधनों का विकास होगा, मतलब वहाँ प्रॉपर वे में ऊर्जा मिलेगी। तो ये सारे प्रयास होने चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि अब जो है सरकार जो इस दिशा में बहुत बेहतरीन प्रयास भी कर रही है, और वहाँ जो है न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है, सांस्कृतिक चीज़ों को भी जो है वो बढ़ाया जा रहा है। फिर सांस्कृतिक संपर्क मजबूत करना, वही जो मैंने बताया कि देश के बाकी हिस्सों से सांस्कृतिक संपर्क जो है वो बढ़ाना, मतलब वहाँ की जो आर्ट है, वहाँ के जो कलाकार हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं, जो धार्मिक चीज़ें हैं, उसको जो है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रचारित करना, प्रसारित करना, और वहाँ के लोगों को वहीं तक सीमित न करके उनको जो है समाज की, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना। तो ये है ताकि वो एक दूसरे से जो है वो जुड़ सके, जैसे जो संस्कृति है वो एक दूसरे के संपर्क में आ सके। फिर युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना, उद्यम को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर केंद्रित वेंचर फंड की स्थापना की जानी चाहिए। मतलब जो है वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, और स्टार्टअप जो हमारा प्रोग्राम है उसके तहत वहाँ एक वेंचर फंड भी बनाया जाए खास तौर पे। और देखिए इसको करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे पिछड़े एरिया हैं, जो हमारे पिछड़े क्षेत्र, वहाँ विशेष पैकेज देने में कोई समस्या किसी को नहीं है। अब वहाँ डेवलप करिए, वहाँ लगाइए, क्योंकि सब देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि भाई हमारे देश के सभी लोग सुखी रहें। लेकिन ये जो फ्री वाली संस्कृति है कि हम जीतेंगे तो आपको 2100 दे देंगे, आपके खाते में 2500 दे देंगे, आपको ये फ्री दे देंगे, आपको बिजली फ्री, आपको पानी फ्री, ये संस्कृति गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। और आजकल की सरकारें जो है वोट बैंक की राजनीति के तहत इधर ज़्यादा फोकस्ड रहती हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि चूँकि नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि वहाँ पॉपुलेशन कम है, तो उनकी जो है राजनीतिक भागीदारी उतनी देश के राजनीति में है नहीं। तो नहीं होने के कारण भी वो उपेक्षा भाव उनके प्रति हो जाता है राजनेताओं के मन में। तो ये आप बताइए। फिर अवैध प्रवासन की समस्या का समाधान, वही जो घुसपैठ की चीज़ें हो रही हैं बांग्लादेश और म्यांमार से, उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। फिर उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों की समस्याओं के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि भाई उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वो सांस्कृतिक रूप से बहुत विविध हैं, भाषाई आधार पे विविध हैं, जातीयता वहाँ समझ लीजिए कि वहाँ तो 4 किलोमीटर में दूसरी जनजातियाँ हैं और उनकी अपनी अलग संस्कृति है। तो ऐसे में जो भी शासन प्रशासन की चीज़ें हों, तो जो भी निर्णय लें तो यहाँ के लोगों को विश्वास में लेके लें, ताकि वो हमसे जो है भावनात्मक रूप से जुड़ सके और स्वीकार कर सके कि जो ये नीतियाँ बनाई जा रही हैं वो हमारे हित में है। मतलब अगर उनको कोई भड़काना भी चाहे तो भड़का ना पाए। फिर अपस्पा जैसे कठोर कानूनों की जो है वो समीक्षा होनी चाहिए,
और इसे विषम परिस्थितियों में ही जो है वो लगाया जाना चाहिए, ताकि वहाँ के नागरिकों का भारतीय कानून में विश्वास हो। देखिए, एक बड़ी समस्या उग्रवाद के वहाँ की थी कि वो हमारे जो शासन प्रशासन की जो चीज़ें उसको ये मानते थे कि ये हमारे ऊपर जबरन थोपा गया है, और वो उसकी पुष्टि भी जो हमारे ये कठोर कानून थे, अफस्पा जैसे कानून थे, उनसे हो जाती थी। क्योंकि यहाँ जब मार्शल लग जाता था तो जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो छिन जाते हैं, उनको जो है आज़ादी नहीं रहती है। तो उनको लगता है कि अगर ये हमारी चीज़ें अपनी होती, हमारी सरकार अपनी होती, तो हमारे साथ क्या ऐसा बर्ताव करती। तो कहीं ना कहीं उनमें जो है अपनापन, परायपन का भाव उत्पन्न हो जाता है। और तो यही इसमें कहा गया है कि कुछ मतलब देखिए, अगर चीज़ें हाथ से बाहर जा रही हैं तब तो एक मजबूरी हो जाती है कि आपको ऐसे कठोर कानून को लागू करना ही पड़ेगा, और संविधान में इसीलिए इसका प्रावधान भी किया गया है। लेकिन ये बहुत विषम परिस्थिति में लागू होना चाहिए और इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार लागू हो गया तो फिर उसको मार्शल कानून के तहत ही संचालित करिए, नहीं, जैसे ही स्थिति सामान्य होती है वैसे ही वहाँ जो है सामान्य जीवन स्तर का जो है उसको बहाल किया जाए। तो ये इस पॉइंट में बताइए। फिर सभी हितधारकों को शामिल करते हुए किसी ठोस समाधान तक पहुंचाने का जो है वो प्रयास होना चाहिए। संवाद की प्रक्रिया जो है वो अनवरत चलनी चाहिए। मतलब नॉर्थ ईस्ट में भाई, एक परिवार में सोचिए, अगर एक परिवार में एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं और वो 3 बेटों पे ध्यान दे रहा है, एक बेटे से जो है वो नहीं ध्यान दे रहा, उसे बातचीत नहीं कर रहा, तो उस एक बेटे में कुंठा तो आएगी ही आएगी और वो मार के पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर देगा। इसी तरीके से भारत जो है, अगर केंद्र फादर है तो सारे जो है स्टेट उसके बेटा बेटी हैं, और उसमें से अगर कोई एक भी बेटा नालायकी पे उतर आया या उसको लगा कि नहीं हमको जो है उपेक्षित किया जा रहा है, तो वो पूरे कुनबे को डिस्टर्ब किए रहेगा। तो वही यहाँ भी प्रयास होना चाहिए कि सबके साथ जो है केंद्र को थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते हुए, और जो परिवार का जो बेटा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है उसको तो थोड़ा और मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। उसके साथ साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों को अपना करके, मतलब उसको दंड भी दीजिए, उसको और ज़्यादा प्रेम भी करिए, उसको थोड़ा सा आर्थिक सहायता भी करिए, सारी चीज़ें, ताकि वो एक बार सही लाइन पे आ जाए, सही रास्ते पे चल ले, तो फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। तो इसी तरीके का कुछ प्रयास जो है नॉर्थ ईस्ट के जो उग्रवादी संगठन उनके साथ भी किया जाना चाहिए, कि उनको जो है प्रलोभन भी देना चाहिए, उनसे बातचीत भी करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी समस्याओं का जो है वो बहुत सरल समाधान होता है, बातचीत करिए। और अभी जो एक विपक्ष का बहुत ज़्यादा आरोप रहा है कि चूंकि मणिपुर में इतनी चीज़ें हुई और हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय नहीं गए थे, तो मुझे लगता था कि उनको जाना चाहिए था उस समय। खैर, उनकी अपनी व्यवस्था रही होगी, अपनी राजनीति है, हम उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे। और तो लेकिन ये है कि अगर सेंट्रल स्तर पे है तो उसको मतलब ध्यान देना होगा। इस प्रकार उपर्युक्त उपायों के द्वारा पूर्वोत्तर की समस्याओं का समग्रता से जो है वो समाधान किया जा सकता है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा इसका उत्तर लंबा हुआ, और देखिए इसको कराने का मेरा मोटिव यही था कि यहाँ से प्रत्येक वर्ष जो है वो प्रश्न आते ही रहते हैं। तो अगर अब यहाँ से कुछ भी पूर्वोत्तर को लेकर के आएगा तो यही कारणों में आता है कि उग्रवाद के पनपने का कारण क्या है, और फिर उसके समाधान के लिए उपाय बताइए। तो मैंने इतना डिटेल से बता दिया है कि अभी इससे बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको जो है 1-2 बार आप रिवीजन कर लीजिए और जा कर के लिख के आ जाइएगा, बहुत अच्छा नंबर पाइएगा। ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इसको भी देखिए। ये समृद्धि IAS का सबसे पहले तो टेलीग्राम है, आप लोग इससे जुड़िए, क्योंकि यहाँ जो है हम जो पढ़ा रहे हैं उसका PDF दे देंगे, और भी बहुत सी चीज़ें निःशुल्क आपको यहाँ संस्थान के द्वारा दी जाती हैं। क्यूज होता रहता है, और भी चीज़ें जैसे करंट अफेयर्स की चीज़ें डाली जाती हैं, कोई सूचना हुई वो बताई जाती है। और ये हमारे 2 चैनल हैं, संदीप मिश्रा ऑफिशियल और समृद्धि IAS, जिससे हम आप अभी रूबरू हैं। तो इन दोनों चैनलों को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और अभी तक आप ही के सहयोग से यहाँ तक पहुँचा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे भी स्नेह बनाए रखेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें। कुछ भी आपकी क्वेरी रहेगी तो बताई जाएगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं
नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।